स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, जिसकी क्या है हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही है। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे 3 टॉपिक क्लियर हो गए। आज हम करेंगे जो फोर्थ टॉपिक है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जो हमारा थर्ड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर के अंदर हमारा जो थर्ड टॉपिक था, हमने किया था कि वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक निहितार्थ। उसमें मैंने क्या है आपको उसी से रिगार्डिंग अलग अलग पॉइंट क्लियर करवाए कि क्या है पाठ्यक्रम में सहायक व्यक्ति की विभिन्नता के अनुसार बच्चे को क्या है शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा के मुख्य लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, विषय की तैयारी में सहायक। तो मैंने क्या है इससे संबंधित मैंने आज आपको थर्ड लेक्चर के अंदर अलग अलग पॉइंट जो क्या है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित मैंने आपको बताया। तो आज हमारा जो फोर्थ लेक्चर है, फर्स्ट यूनिट का जो फोर्थ टॉपिक है, उसके अंदर हम करेंगे कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जैसे हम बात करेंगे, तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक क्लियर करते हो तो उसमें क्या है आपने टॉपिक से रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन के अंदर, परिचय के अंदर क्या है उससे संबंधित कुछ लाइनें जरूर लिखनी है। तो बताती हूँ मैं आपको कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित हमने इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा है। जैसा कि आपको पता है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो क्या है गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो इसमें क्या है वृद्धि और विकास को क्या है अन्य जो बहुत सारे कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे चाहे वो क्या है अप्रत्यक्ष रूप से करें। तो जो ये प्रभावित करने वाले कारक हैं इसमें क्या है वृद्धि तथा विकास के स्वरूप एवं गति को परिवर्तित करते हैं। ये सभी कारक परस्पर क्या है एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो हम आज जो वृद्धि और विकास के कारक के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो उसे क्या है हम निम्न बिंदुओं के द्वारा क्लियर करेंगे, निम्न पॉइंटों के द्वारा क्लियर करेंगे। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है वृद्धि और विकास से संबंधित, जब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें क्या है फर्स्ट पॉइंट है मेरा वंशानुगत कारक। जो हेरिडिटी फैक्टर है वो क्या है बहुत बड़ा वृद्धि और विकास को क्या है प्रभावित करने वाला कारक है। उसमें देखिए आपकी वंशानुगत कारक है उसके अंदर की वंशानुगत से संबंधित जो कारक गर्भावस्था से के समय से ही बालक के विकास को प्रभावित करने लगते हैं। गुणसूत्रों या पैतृक के माध्यम से माता पिता तथा पूर्वजों के वंशानुक्रम संबंधित जो गुण है वो क्या है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। जो एक संतान है वो क्या है अपने माता पिता से, जो अपने पूर्वजों से कुछ ना कुछ गुण लेकर ही पैदा होती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ जो बच्चों का रंग है वो काला गोरा, या लंबाई हम उनकी देखते हैं वो अधिक लंबा है, या वो बोना है हम बोल देते हैं। तो ये सब किसकी है वंशानुक्रम की ही देन है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि गोरे माता पिता की संतान गोरी, काले माता पिता की संतान क्या है काली पैदा होती है। तो ये सब क्या है वंशानुक्रम के प्रभाव का ही परिणाम है, जिसे हम बोलेंगे हेरिडिटी फैक्टर। जो भी बच्चा क्या है कुछ ना कुछ गुण लेकर पैदा होता है, जो गुण क्या है उसे अपने माता पिता और पूर्वजों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर हस्तांतरित होते हैं, वो क्या है वंशानुक्रम का ही एक कारक है जो क्या है वृद्धि और विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि गोरे माता पिता की संतान गोरी होती है और काले माता पिता की संतान काली होती है। तो ये किसका प्रभाव है वंशानुक्रम का ही प्रभाव है। अगला पॉइंट आ जाता है बुद्धि। सेकंड पॉइंट हम क्लियर करेंगे बुद्धि। बुद्धि के अंदर देखिए जो बच्चे की IQ है, दिमाग है, मानसिक शक्ति है, उसको कैसे ये कारक प्रभावित वृद्धि और विकास के जो कारक हैं कैसे प्रभावित करती है बुद्धि। जो है कि वृद्धि को मनोवैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से समायोजित करने की योग्यता, सीखने की योग्यता, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता के रूप में क्या है परिभाषित किया है। अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है कि बुद्धि स्तर भी बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है।
क्योंकि बुद्धि सत्र भी बालकों के वृद्धि और विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि अगर देखा जाता है कि जो बच्चे प्रखर बुद्धि के होते हैं या सामान्य बुद्धि के होते हैं वो 1-2 महीने ही पहले चलना स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चे क्या है मंद बुद्धि के होते हैं वो क्या है धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देते हैं। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि जिनके माता पिता क्या है अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि वाले होते हैं या तेज बुद्धि वाले होते हैं तो उनकी संतान भी क्या है हमें तेज बुद्धि वाली ही देखने को मिलेगी। जो माता पिता क्या है आप लिख सकते हो इसके अंदर, जो माता पिता एक सामान्य बुद्धि वाले या मंद बुद्धि वाले होते हैं तो उनकी संतान भी हमें क्या है मंद बुद्धि ही देखने को मिलेगी। तो अगला पॉइंट इसके अंदर आता है संवेग। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो इसके अंदर संवेग, जो हमारे इमोशनल है उसको कैसे ये वृद्धि और विकास को कैसे प्रभावित करता है। संवेग के अंदर हम देखते हैं कि जो संवेग है, संवेग मुख्य रूप से बालक के व्यवहार को संचालित तथा निर्देशित करते हैं। संवेग बालक की बुद्धि एवं विकास पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। अब क्या है जो संवेग है वही क्या है बालक को संचालित तथा निर्देशित करते हैं। संवेग भी क्या है बालक के व्यवहार पर अपना एक प्रभाव छोड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में कई प्रकार के असामान्य परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो बालक का विकास क्या है वो सही ढंग से नहीं हो पाता। सामान्य बोलचाल में भी हमने लोगों को यह अक्सर कहते हुए सुना है कि जो चिंता है वो चिता के समान होती है, जो इंसान को क्या है धीरे धीरे जलाती है। संवेग क्या है, संवेग भी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को आंशिक रूप से प्रभावित या बोल सकते हो नियंत्रित करते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है गर्भावस्था के दौरान वातावरण। फोर्थ पॉइंट आता है गर्भावस्था के दौरान वातावरण। अब गर्भावस्था के दौरान वातावरण करें कि जब शिशु का जन्म भी नहीं हुआ होता तो वो क्या है जो 280 डेज गर्भावस्था के माने गए हैं, तो उन दिनों के अंदर जो माता का खान पीन है, माता की सोचन शक्ति है, जो माता है बच्चे की माँ है, जो मदर है वो कैसे इन्वायरमेंट में रहती है, इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो जो बालक के विकास की प्रक्रिया है वो क्या है गर्भ के अंदर से ही स्टार्ट हो जाती है। बालक लगभग 280 दिन माता के गर्भ में रहता है। इस अवस्था के दौरान माता का खान पान, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य आदि कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में बालक अपने पोषण के लिए माता पर निर्भर रहता है। जैसे क्या है माँ खाती है, जैसे माँ सोचती है, माँ का मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है बच्चे का ही वैसे विकास होता है। अब बात आती है खाने की, जो माँ खाएगी वैसा ही बच्चे को मिलेगा। अगर गर्भावस्था के दौरान जो है माता का भोजन, स्वास्थ्य तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान देना अनिवार्य है। अगर प्रॉपर तरीके से माँ नहीं खाती, माँ का या शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो क्या है वृद्धि और विकास के कारकों में जो बालक का शारीरिक विकास है उसमें कहीं ना कहीं हमें रुकावट देखने को मिलेगी। इसलिए जब 280 दिन एक बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो जो जैसा माँ खाती है वैसे ही बच्चे को मिलता है। तो उन चीजों का एक प्रॉपर है जो बच्चे के लिए माता को पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए गर्भावस्था के दौरान माता के भोजन, स्वास्थ्य तथा अन्य परिस्थितियों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर उन दिनों में माँ अच्छे से क्या है अपने ऊपर पूरा ध्यान नहीं देती तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के जो विकास में हानिकारक साबित हो सकते हैं। अगला पॉइंट इसके अंदर आता है कि जन्म के समय घटना या दुर्घटना। फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो इसके साथ कि जन्म के समय घटना या दुर्घटना। अब बात आती है वृद्धि और
विकास की हम बात कर रहे हैं कि जन्म के समय घटना या दुर्घटना कैसे जो बालक के वृद्धि और विकास में क्या है गलत साबित हो सकती है कि बालक के जन्म के समय किसी भी तरह की चोट, चाहे वह डॉक्टरी औजारों के द्वारा हो, चाहे बालक के विकास को वो कहीं ना कहीं तो प्रभावित करती ही करती है। अब आती है बात की जो प्रसाधान के दौरान, अगर जब बच्चे का बर्थ हो रहा है तो या बच्चे आफ्टर बर्थ अगर कहीं कहीं किसी कारणवश माता की मृत्यु हो जाती है तो भी वो क्या है बालक के विकास के लिए बाधक सिद्ध हो सकती है। अब बात आती है कि जन्म के समय घटना या दुर्घटना, अगर जन्म के समय बच्चे को या गर्भावस्था में किसी भी कारणवश माँ को या गर्भावस्था के दौरान बर्थ के दौरान बच्चे को जन्म के समय किसी भी तरह की चोट लग जाती है, चाहे वो डॉक्टरी औजारों के कारण, तो भी क्या है वो विकास के लिए हानिकारक या बाधित सिद्ध हो सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि जाति एवं संस्कृति। अगला पॉइंट 6 हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि जाति एवं संस्कृति। जाति एवं संस्कृति कैसे वृद्धि और विकास को क्या है प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास, जाति एवं संस्कृति, देखिए कि जो अध्ययन हमने किए हैं अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि कुछ जातियों के बच्चे दूसरी जातियों के बच्चों की अपेक्षा शारीरिक रूप से जल्दी विकसित होते हैं। कि उदाहरण के लिए मेडिटेरियन जातियों के बच्चे उत्तरी यूरोप के बच्चों की अपेक्षा शारीरिक रूप से जल्दी विकसित होते हैं, क्योंकि सभी जातियों के रहन सहन, खान पान आदि संस्कृति क्या है, आदि संस्कृति तत्व भिन्न भिन्न होते हैं जो कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अब अगर हम जहाँ ठंडा इलाका है, ठंडी कंट्रियाँ हैं, वो क्या है बच्चे थोड़ा सा समय लगता है उनको शारीरिक विकास के अंदर, वो क्या है पूरी तरह से शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होते। जहाँ गर्मी है ज़्यादा, बाकी अपने कल्चर का हिसाब होता है, रहन सहन खान पीन, तो ये भी क्या है विकास को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है भोजन। 7वां पॉइंट है हमारा भोजन। भोजन देखिए 7वां पॉइंट आता है भोजन, कि किसी भी बालक का विकास उसके मिलने वाले भोजन द्वारा भी प्रभावित होता है। बच्चे को अगर सामान्य और सही ढंग से विकास के लिए संतुलित एवं पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका क्या है विकास जो क्या है शारीरिक रूप से वो पूरी तरह से मजबूत या बीमारियों से वो परे होता है। अगर बच्चे को प्रॉपर तरह से भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि प्रॉपर जो भी विटामिन है प्राप्त मात्रा में मिल रही हैं, तो क्या है अगर बच्चे को पदार्थों के अभाव में बालक कुपोषणों का शिकार हो जाता है और जो उनकी वृद्धि और विकास सामान्य ढंग से नहीं हो पाता। अगर बच्चे को प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं मिल रहा तो उसमें भोजन के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, खनिज हैं, विटामिन है, वसा है, अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते तो वो कोई ना कोई बीमारियों के शिकार हमें देखने को मिलते हैं। वो क्या है विकास के अंदर कहीं ना कहीं उनका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, जो क्या है उनके विकास के अंदर रुकावट आती ही आती है। अगला पॉइंट आता है खेल व व्यायाम। 8वां पॉइंट है खेल व व्यायाम। कैसे देखिए कि बालकों के वृद्धि और विकास पर खेलों व व्यायाम का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। प्राय देखा जाता है कि जो बालक खेलों और व्यायाम से क्या है प्रॉपर पूरे टाइम पे हर क्या है, चाहे वो स्कूलों के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो समाज के दायरे के अंदर पूरी तरह से खेलों व व्यायाम के अंदर सम्मिलित होते हैं, तो वो क्या है शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। खेलों व व्यायामों का बालक के विकास में विशेष महत्व होने के कारण वर्तमान में विद्यालयों में योग शिक्षा लाने पर भी बल दिया जा रहा है, ताकि वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहें और जो उनकी जो बीमारियां हैं वो उनके पास ना आने पाए।
तो विद्यालयों के अंदर भी क्या है स्पोर्ट्स जो क्लासेस हैं, योगा क्लासेस हैं, उनके ऊपर भी पूरी तरह से बल दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है दिनचर्या। 9th पॉइंट इसके अंदर आ जाता है दिनचर्या। जो हमारी सुबह से लेके शाम तक का जो प्रॉपर टाइम है वो आप कैसे स्पेंड करते हैं हम स्टूडेंट्स, कि बालकों की दिनचर्या भी उनके विकास को प्रभावित करती है। वे बालक जो अपने कार्यों को निश्चित समय पर तथा वांछित शारीरिक क्रियाओं को निरंतर रूप से करते हैं, शारीरिक व मानसिक रूप से हष्ट पुष्ट होते हैं और रोगों से दूर होते हैं। दिनचर्या की बात की है हमने कि जो भी बालक प्रॉपर तरीके पर नियमित रूप से हर काम को करते हैं वो क्या है शारीरिक रूप से स्वस्थ हष्ट पुष्ट हमें देखने को मिलते हैं और हर रोग से वो क्या है दूर होते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रतिवेश। 10th पॉइंट है हमारा इसके अंदर प्रतिवेश। प्रतिवेश देखिए कि जो प्रतिवेश है बालक किस तरह के वातावरण से घिरा रहता है, अर्थात उसका पोषण किस प्रकार के वातावरण में हुआ है या हो रहा है, ये सब उसके विकास को प्रभावित करते हैं। हम बात कर रहे हैं वृद्धि और विकास की कि बालक किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसका जो पोषण है बच्चे का वो किस प्रकार के वातावरण में हो रहा है, ये सब भी क्या है बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जो बालक साफ स्वच्छ बाजू पर्याप्त सूर्य की रोशनी वाले स्थानों पर रहते हैं वो दूषित वातावरण में पोषित बच्चों की तुलना में सही ढंग से विकसित हो सकते हैं। तो जो बच्चे का विकास है वो क्या है पूरी तरह से अच्छे वातावरण एनवायरनमेंट के अंदर होना चाहिए, वहाँ दूषित वातावरण न हो, जो भी सूर्य की रोशनी है उसे क्या पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, या कोई और आप इर्द गिर्द का वातावरण है वो शोर भरा तो नहीं है। इससे क्या है बच्चे का जो वातावरण जो बच्चे का विकास होता है वो क्या है प्रॉपर तरीके से हो पाता है, वो हर बीमारी से दूर रहता है। अगला पॉइंट आ जाता है रोग। 11th पॉइंट है हमारा रोग। रोग के अंदर देखिए कि अब बात हम विकास के ऊपर ही कर रहे हैं कि रोग भी मानव या बालक की वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। शैशवावस्था में कई बार शिशु कुछ ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं कि उनका जो विकास है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी बच्चे को पोलिया हुआ है तो वो पोलियो से ग्रस्त बालक सामान्य रूप से विकसित नहीं हो सकते। अगर उन्हें क्या है शिशुवस्था में कोई रोग हो गया है तो वो क्या है किसी क्या है गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनका क्या जो प्रॉपर विकास है शारीरिक रूप से वो भी पूरी तरह से नहीं हो पाता। ये भी क्या है वृद्धि और विकास में एक बाधा या रुकावट पैदा होती है बच्चे को लेकर, बच्चे के शारीरिक विकास को लेकर। अगला पॉइंट आता है पारिवारिक स्थिति। 12th पॉइंट है हमारा इसके अंदर पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति के ऊपर हम बात करते हैं कि जो बच्चे को घर का एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर तरीके से मिला है या नहीं, कि बालक के परिवार की जो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में बालक के विकास पर क्या है पूरी तरह से प्रभाव पड़ता है, पूरी तरह से उसे क्या है प्रभावित करती हैं। परिवार के जो रहन सहन है, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है वो बालकों को क्या है संस्कृति के अनुसार भी बालक का विकास होता है। उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं कि जो संयुक्त परिवार हैं वो बालकों की देखरेख व पालन पोषण उचित ढंग से हो पाता है, जबकि जो एकल परिवार हैं जहां माँ बाप है सिंगल वो क्या है आजकल हम देखते हैं सर्विसमैन है सारे, तो वो अपने बच्चों की तरफ क्या है प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। वो क्या है सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो वो बच्चों को प्रॉपर टाइम पर खाना, उनको क्या है प्रॉपर टाइम पर हर एंगल पे देखना, वो उन्हें देख नहीं पाते। तो इसमें क्या है वो बच्चों के विकास में एक रुकावट पैदा होती है, बच्चों का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। जहाँ संयुक्त फैमिलीज हैं वो क्या है
बच्चे की देख रेख, बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरीके से करते हैं, तो जो परिवार का रहन सहन है, कल्चर है, संस्कृति है, वो भी क्या है बच्चे के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। अगला पॉइंट आ जाता है सामाजिक वातावरण। 13 पॉइंट आ जाता है हमारा सामाजिक अब हम बात करेंगे कि सामाजिक वातावरण की, कि बच्चा समाज में ही रहकर बड़ा होता है। आफ्टर बर्थ वो अकेला घर के दायरे के अंदर ही नहीं रहता, वो दो दोस्तों से मिलता है, दो लोगों से बातचीत करता है, तो वो समाज के दायरे के अंदर ही आकर बड़ा होता है। वो हर भाषा को प्रॉपर तरीके से अकेला परिवार के अंदर ही नहीं रहकर सीखता, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो क्या है पैतृक संपत्ति न होकर अर्जित है। तो बालक जो भाषा शक्ति को लेकर पैदा तो होता है, लेकिन वो प्रॉपर विकसित कहाँ होती है, समाज के दायरे के अंदर ही होती है। उसी प्रकार क्या है विकास है कि अपने जीवन के निकाश अनुभव वह समाज से ही प्राप्त करता है। बालकों के विकास पर उनके सामाजिक परिवेश का भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हमें देखने को मिलता है। सामान्यतः सभ्य समाज में पोषित बालक सामाजिक, संवेगात्मक व नैतिक संदर्भ में समृद्ध होता है, जबकि असभ्य समाज के अंदर पले बड़े अधिकांश जो बालक हैं सामाजिक, संवेगात्मक व नैतिक विकास के संदर्भ में पिछड़ जाते हैं। जो सभ्य समाज है उसके अंदर जो बालक के सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, नैतिक जो मूल्य हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, ईमानदारी क्या चीज है, वो अच्छे से प्रॉपर विकसित हो जाती है। जो असभ्य समाज है, आप बोल सकते हो कि उसमें जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक व नैतिक रूप से पिछड़े ही रह जाते हैं। तो ये हमारे क्या हुए पॉइंट क्लियर हुए कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मैंने पहले भी आपको स्टूडेंट बताया हर लेक्चर के अंदर कि जब भी आप टॉपिक एंड करते हो तो एंड में क्या है आपने निष्कर्ष कंक्लूजन उससे रिगार्डिंग जरूर देना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अत्यस्पष्ट है कि ऐसे बहुत से कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, बुद्धि, संवेग, वातावरण, दुर्घटना, जन्म के समय दुर्घटना हुई है, कोई भी घटना हुई है, लिंग, जाति अप्रत्यक्ष रूप से क्या है प्रभावित करते हैं। इन कारकों को ध्यान में रखकर वृद्धि और विकास की प्रक्रिया समुचित दिशा, जो प्रक्रिया को क्या है समुचित दिशा प्रदान की जानी चाहिए। अध्यापकों व माता पिता को इन कारकों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए ताकि वे बालकों के सर्वांगीण विकास में अपना पूरा योगदान दे सके। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है, जिसमें मैंने आपको करवाया कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके अंदर मैंने आपको करवाया कि वंशानुक्रम कारक, बुद्धि, संवेग, जन्म के समय घटना, दुर्घटना, भोजन, रोग, प्रतिवेश, सामाजिक जो क्या है सामाजिक वातावरण है, पारिवारिक स्थिति है। तो ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवाए। ये टॉपिक स्टूडेंट हमारा यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट।